वो चाहे अखिलेश यादव के लिए यादव कम्युनिटी हो, वो चाहे बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के लिए ठाकुर कम्युनिटी हो। अगर इनका डोमिनेंस इसी तरीके से रहा तो बाकी जातियों की गोलबंदी आपके खिलाफ हो सकती है, जो कि बिहार में हुआ है। जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अखिलेश यादव ने, तो शपथ ग्रहण के बाद की जो वहां स्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो उनकी पार्टी के अतीत की याद दिलाने वाली। अतीत इतना जल्दी पिंड नहीं छोड़ता, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लॉ एंड ऑर्डर को अहमियत देता है। बिहार के अंदर जो आकलन हुआ, उस आकलन में ये पाया गया कि जो मत प्रतिशत रहा महागठबंधन का, वो लगभग उसी मत प्रतिशत के आसपास रहे जो मत प्रतिशत उनको पिछले बार मिला था। शायद उससे थोड़ा सा ज्यादा ही है, 1-8% कुछ ज्यादा है। लेकिन वो उस वोट प्रतिशत में जो वोट प्रतिशत बढ़ा है, उसमें क्लेम तो कर रहे थे वोटिंग के समय कि हमारा वोट है, लेकिन जितना 8-10% वोट बढ़ा है, उस वोट में कोई वोट वो अपना नहीं पा पाए। और यहीं पर एनडीए ने उनको मात दे दी कि वही जो 8-10% का अंतर अब आ गया है, जिसके नाते ये 200 का आंकड़ा उधर हो गया है और इधर जो है वो पीछे है, सीटें बहुत ही पीछे हो गई हैं अब तो। वो आंकड़ा जो है वो सामने आया है। तो ये बड़ा दिलचस्प है यूपी के कॉन्टेक्स्ट में कि हम यूपी के भी विधानसभा चुनाव की जब बात करते हैं तो हमने देखा था कि करीब 36% के आसपास 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव को मत मिले थे, उनके गठबंधन को वोट मिले थे, और उससे 4% या 2% या 4% ज्यादा वोट जो है वो एनडीए को मिला था और उनको सत्ता मिल गई थी। और उतने में ही 100 सीटों से ज्यादा का अंतर हो गया था, 100 सीटों से ज्यादा का अंतर। तो अब एक बड़ा सवाल यह है कि आपको सिर्फ अपना वोट नहीं पाना है। यानी मान लीजिए कि अगर आप पीडीए के वोट पर निर्भर हैं या एनडीए किसी एक मतलब अपर कास्ट और ओबीसी, ईबीसी या दलित वोट पर निर्भर है, तो आपके पास अगर इस वक्त 40% वोट है और कल को 5-6% वोट ज्यादा और पड़ गया, तो 40% से काम नहीं चलने वाला है। आपको अपना दायरा उस बढ़े हुए 6% में 4% का करना पड़ेगा, उस 4% को भी अपनी तरफ लाना पड़ेगा और इस गैप को भी पूरा करना पड़ेगा। तो केवल पीडीए से भी काम नहीं चलने वाला है और केवल जो एनडीए का अपना वोट बैंक का रणनीति है, केवल उससे भी यूपी के चुनाव में अब काम नहीं चलने वाला है। ये बिहार के मैंडेट से पता चलता है कि बिहार में ये कहा गया कि चुनाव तो पहले ही आप हार गए थे। बिहार में एनडीए 50% वोट पर क्लेम कर रहा था, जो उसका टारगेट वोट था। उसके पास जो एलाइज थे, चाहे वो चिराग पासवान हो, हम पार्टी हो, उसके अलावा जो और दूसरी पार्टियां हैं उनके साथ जो थी, उन पार्टियों का क्लेम 50% वोट पर था। जबकि महागठबंधन की जो टोटल स्ट्रेंथ, टोटल जो उनकी पार्टीज थी, उनका सारा क्लेम मिलाकर के 40% वोटर पर ही था। इसलिए वो 40% के इर्द गिर्द सिमट गए और वो 40 से ऊपर चले गए 48-46% तक, और वहां वो ये गैप जो है वो जनरेट करने में कामयाब रहे। और यही डिफरेंस जो है वो महाराष्ट्र में भी उन्होंने जनरेट किया। तो ये कितना बड़ा चैलेंज है अब दोनों खेमों के लिए, अखिलेश यादव के लिए भी, यहाँ चूंकि लीडर योगी आदित्यनाथ है तो उनके लिए भी ये जो एडिशनल वोट है, मतलब रिजिड वोट से काम नहीं चलेगा। और दूसरा, जो आपकी डोमिनेटिंग कम्युनिटीज हैं, वो चाहे अखिलेश यादव के लिए यादव कम्युनिटी हो, वो चाहे बीजेपी की सरकार योगी आदित्यनाथ के लिए ठाकुर कम्युनिटी हो, अगर इनका डोमिनेंस इसी तरीके से रहा तो बाकी जातियों की गोलबंदी आपके खिलाफ हो सकती है, जो कि बिहार में हुआ है। जैसे ही तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया गया, उस इलाकों में अलग अलग तरह की गोलबंदी होने लगी कि भाई ये यादव यहां पर फिर इफेक्टिव होंगे, डोमिनेट कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, जंगल राज का भय प्रधानमंत्री अमित शाह सब कह रहे थे। तो वो कंसोलिडेशन जो है वो बाकी जातियों का अपने आप हो गया। देखिए ना, आप सीमांचल में कंसोलिडेशन हो गया, मतलब पता चला कि मुस्लिम इनके पक्ष में वोट कर रहे हैं तो बाकी सारी छोटी बड़ी कम्युनिटीज एक तरफ हो गई। और उन इलाकों में जहां 3-3 सांसद कांग्रेस पार्टी के हैं, 3-3 सांसद पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, कांग्रेस पार्टी वहां तरस रही है। वहां पर एनडीए ने एक तरीके से काफी हद तक बेहतरीन प्रदर्शन किया, वहां एआईएमआईएम ने भी काफी नुकसान किया। लेकिन वो नुकसान क्यों हुआ? क्योंकि आपका इंटैक्ट वोटर आपसे बधा नहीं रहा, क्योंकि आपने अतिरिक्त काम नहीं किया। वही चीज उत्तर प्रदेश के विश्लेषण में भी मैं समझना चाहता हूं, इसलिए इतना लंबा सवाल आपसे पूछा। हाँ, सवाल इतना लंबा है कि जवाब देने वाला कंफ्यूज हो जाए, लेकिन सवाल प्रैक्टिकल है और इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसमें कई विषय हैं, जैसे अभी एक जिक्र आपने किया तेजस्वी यादव का। अखिलेश यादव के साथ क्या दिक्कत है?
अखिलेश यादव के साथ कोई दिक्कत नहीं, अखिलेश यादव बहुत अच्छे इंसान हैं। अखिलेश यादव ने अच्छे तरीके से सरकार चलाई, लेकिन अखिलेश यादव के पार्टी का अतीत जो रहा है, सत्ता काल के दौरान अखिलेश यादव की पार्टी का जो अतीत रहा है, ध्यान कीजिएगा, जब मुख्यमंत्री पद की शपथ ली अखिलेश यादव ने साल 2012 में, तो शपथ ग्रहण के बाद की जो वहां स्थितियां उत्पन्न हुई थी, वो उनकी पार्टी के अतीत की याद दिलाने वाली थी। झांसी वाली और भी एक घटना अतीत हुई थी, झांसी वाली भी एक अतीत घटना इत, हुई थी अतीत जिसमें अतीत FIR इतनी भी जल्दी लगती अतीत इतना जल्दी पिंड नहीं छोड़ता। और तो बीजेपी तो अखिलेश अतीत याद यादव दिलाती है बार बार। जी, और बीजेपी तो बार बार अतीत याद दिलाती है, वो जो वो तो कट्टे उसके वाली मास्टर हैं। बात और जंगल राज वाली बात। बीजेपी बीजेपी इन विषयों के मास्टर है, और इसमें कोई शक नहीं कि समाजवादी पार्टी की सत्ता के दौरान मुख्यमंत्री के सजाती लोगों का जो आचरण व्यवहार रहा है, उसको लोगों ने पसंद नहीं किया। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो लॉ एंड ऑर्डर को अहमियत देता है। लॉ एंड ऑर्डर खराब होने के नाते 2007 में सत्ता गई मुलायम सिंह यादव की, क्योंकि मायावती के रिकॉर्ड को देखते हुए उनसे बेहतर लॉ एंड ऑर्डर की अपेक्षा थी। मायावती उसको मेंटेन नहीं कर पाई। 2012 में जब इस सरकार में आए, तो लॉ एंड ऑर्डर की जो बेहतर अपेक्षा थी मायावती से, वो नहीं हो पाई। ये सत्ता में आए, और सत्ता में आने के बाद जिस तरीके से भी सरकार चली, मैं अखिलेश यादव के द्वितीय यानी उत्तरार्ध काल को बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव, बहुत एनर्जेटिक और बहुत ही डेवलपमेंट ओरिएंटेड मानता हूं, और उसकी प्रशंसा करता हूं। आप 2014 लेकिन की बात की बात कर रहे हैं, आप फिर 2014 वही की बात। बात कि भारतीय जनता पार्टी ने याद दिलाई कि देखिए क्या हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, गुंडई बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, एक्सटॉर्शन के केसेस बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं। तो लॉ एंड ऑर्डर भाई जो मेंटेन नहीं कर पाएगा उत्तर प्रदेश में, ठहर नहीं पाएगा। और 2022 में भारतीय जनता पार्टी क्यों रिपीट हुई? बेहतर लॉ एंड ऑर्डर इसका एक बहुत बड़ा कारण था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभाओं में इसको बाकायदा इंडोर्स करते थे, हमने और बेहतर कानून व्यवस्था दी। इसका परसेप्शन बिल्डअप हुआ था। जी, एक बड़ी बात यह है। दूसरी बड़ी बात आप ध्यान रखिएगा कि बिहार में तय था कि कौन जात कितना फीसद किसको सपोर्ट कर रहा है। अखिलेश यादव ने 2022 के परिणामों के बाद सीधे सीधे अगड़ा बनाम पिछड़ा की लड़ाई की 2024 में, ठीक है, उनके लिए फायदेमंद रही। लेकिन यह लड़ाई आगे चल पाएगी या वोट फीसद वो अपना बढ़ा पाएंगे, बिहार के चुनावी परिणामों ने इस पर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। ये बहुत गूढ़ विषय है। आप सोचिए, फिर वही कह रहा हूं कि जितना अपबीटेड होकर के अखिलेश यादव पूरी शक्ति के साथ, अपने पूरे दल बल के साथ इस बिना एक सीट पर चुनाव लड़े स्टार प्रचारकों को लेकर के जिस तरीके से वहां गए, उसके पीछे उनकी भविष्य की रणनीति थी, भविष्य की बड़ी रणनीति थी। और आज खुदा न खास्ता वहां सरकार बन गई होती तेजस्वी यादव की, तो 2027 में आप देखते कि महाराजगंज से लेकर के गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, आगे बढ़ते जाइए बलिया, बनारस, चंदौली तक, ये तेजस्वी यादव हेलीकॉप्टर दर हेलीकॉप्टर दौड़ लगाते, क्योंकि उनके बड़े भाई तुल्य अखिलेश यादव, जो एक तरीके से तेजस्वी के लिए, वो क्या कहते हैं पुलिस वाली भाषा में, वो पीछे से बैक कवर कर रहे थे, कवर फायर दे रहे थे। हाँ, तो साहब ऐसा है कि वो चीज तो चली नहीं। अब
फिर वही पुरानी बात कह रहे हैं कि SIR ने हरा दिया, इसने हरा दिया, फलाने ने हरा दिया। ये सब बकवास की चीजें हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को जो कभी कभी लगता था कि थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा संजीदा और गंभीर होने की जरूरत है और देखना पड़ेगा। हाँ, और हाँ, साथ उसी के साथ भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ी चिंता की जो वजह थी वो बिहार में उस तरीके की नहीं थी। बिहार में एनडीए का कास्ट कैलकुलेशन गजब का था, वेल स्टडीड था। उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश में जो ओबीसी 2014 से लेकर के 2022 तक लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए बम बम करता रहा, बम बम करता रहा। साथ में सहयोगी दल भी जातीय राजनीति से जुड़े हुए, उसका सपोर्ट मिला। लेकिन 2024 में जिस तरीके से ओबीसी वोट्स की, ओबीसी में लगभग सभी प्रमुख जातियों की वोट्स की जो शिफ्टिंग हुई है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती, बहुत बड़ी चुनौती दिख रही है। और अब लगता है, जैसा कि मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं, कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी लीडरशिप को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा शार्प करेगी और उस वर्ग को जो लगातार 10 साल तक उनके साथ बना रहा, पहले नहीं था, पहले बहुत कम फीसद था। 2014 से जिस तरीके से जुड़ा नरेंद्र मोदी का ओबीसी चेहरा देख करके, और 2024 में जिस तरीके से डाउन हुआ, उसको संदेश देने के लिए मुझे लगता है कि तमाम परिवर्तन भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। प्रदेश संगठन के अध्यक्ष का पद है, अभी 10 मंत्रियों के पद खाली हैं, उन मंत्रियों में ओबीसी वर्ग की अहमियत रहेगी। कुछ इस तरह के और बड़े फैसले भी हो सकते हैं जिसका सीधा सीधा संदेश जाए।